Hello, good morning students. So in our today's video we are reading the poem Lazy written in a country churchyard, and in our last video uh, we read about the poet Thomas Gray, and in our today's video we are reading the poem. So as we know that this poem is an elegy. Okay, so let's start the poem. The curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the word to darkness and to me. So this is the first stanza of the poem, and there are 4 lines in first stanza, so it's a quatrain. Okay, एंड पोएम जो है उसके इसमें जो स्टेंजास की जो राइम स्कीम है वो यहाँ पर ए बी राइम स्कीम है. ठीक है, तो हर जो स्टेंजा है उसमें हमें ए बी राइम स्कीम देखने को मिलेगी. So the curfew tolls the knell of parting day. So in the first stanza the poet is talking about the closing of the day. ठीक है, means दिन जो है वो ख़त्म हो रहा है. क्लोजिंग ऑफ द डे मीन्स इवनिंग टाइम है. ठीक है, व्हेन देर इज़ एन इवनिंग बेल दैट इज़ रिंगिंग. ठीक है, कर्फ्यू का मतलब होता है अ बेल दैट रिंग्स इन द इवनिंग. ठीक है, शाम के समय में जो घंटी बजती है. सो द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. पार्टिंग डे का मतलब होता है द क्लोजिंग ऑफ द डे. ठीक है, जो समय ख़त्म हो रहा है. ठीक है, जो एंड हो रहा है. एंड द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोवली ओवर द ली. ठीक है, लोविंग का मतलब है यहाँ पर क्राइंग लाउडली. हर्ड का मतलब होता है हर्ड ऑफ शीप. ठीक है, एंड वाइंड स्लोवली ओवर द ली. तो देर इज़ अ सीन when the herd of sheep वाइंडिंग स्लोवली ओवर द मीडोज़. ठीक है, जब शाम के समय में शीप जो है वो मीडोज़ के ऊपर से होकर जा रही हैं. ठीक है, जो पास्चर लैंड है. ठीक है, जो घास का मैदान है उसके ऊपर से होकर जा रही हैं. और कैसे जा रही हैं? वाइंडिंग का मतलब कह सकते हैं थोड़ा मस्ती में कह सकते हैं. ठीक है, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary way and leaves the world to darkness and to me. And the farmer, here ploughman means a farmer. So the farmer is returning home with a heavy step, who is tired of the day's work. ठीक है, तो प्लोमैन जो है फार्मर जो है वो इवनिंग के टाइम में अपने जो उसके जो खेत है. ठीक है, उसके जो मीडोज़ है अपने जो फार्म्स है वहाँ से उन शीप को लेके निकल रहा है. ठीक है, एंड ही इज़ रिटर्निंग विद अ हैवी स्टेप. ठीक है, बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ द डेज़ वर्क. तो दिन के काम से थका हुआ होने की वजह से प्लोमैन जो है फार्मर जो है वो कैसा है? थका हुआ है. ठीक है, लेकिन पोइट ने यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया है. ठीक है, मीन्स हिज वियरी वे. तो यहाँ पर वे जो है, रास्ता जो है, इट्स नॉट वियरी. एंड हु इज़ वियरी हियर? द प्लोमैन. द फार्मर इज़ वियरी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट का यूज़ किया. ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है जब जो एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ आनी चाहिए उस नाउन के साथ यूज़ नहीं होकर जब उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. ठीक है, मीन्स यहाँ पर वियरी जो वर्ड है वो प्लवमैन के साथ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो पोइट ने यूज़ किया है वियरी का वो वे के साथ यूज़ किया है. तो यहाँ पर हमें खुद को समझना होगा कि यहाँ पर रास्ता थका हुआ नहीं है. यहाँ पर थका हुआ कौन है? यहाँ पर टायर्ड कौन है? द प्लोमैन, द फार्मर इज़ टायर्ड. ठीक है, नॉट द वे. And leaves the world to darkness and to me. So the darkness of the night is descending upon the world and I find myself quite alone. ठीक है, तो जो एक तरह से कि रात का टाइम धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है. एंड I find myself quite alone here in this country churchyard. ठीक है, तो यहाँ पर मैं अकेला हूँ. So this is the first stanza of the poem. And next stanza है, now fades the glimmering landscape on the sight and all the air up solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight and drowsy tinklings lull the distant folds. So now fades the glimmering landscape on the sight means the fields and the other sides which were dimly visible.
ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्विलाइट आर नाउ बिकमिंग इनविजिबल टू दी आइज। मीन्स जो समय है, ठीक है, वो धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, अंधेरे की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे रात हो रही है, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं, जो फील्ड्स हैं एंड ऑल दी अदर साइड्स, दीज ऑल दी सीन्स, दीज फील्ड्स एंड ऑल दीज अदर साइड्स नाउ आर डिमली विजिबल, ठीक है। मीन्स वो अब धुंधली दिख रही हैं, ठीक है। सो नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। ये जो सारे जो लैंडस्केप है, ठीक है, सारी जो साइड्स हैं दे आर फेडिंग नाउ, ठीक है, फेंटली विजिबल, हमें वो कम नज़र आ रही है। एंड ऑल द एयर अ सोलम स्टिलनेस होल्ड्स, और जो एटमॉस्फेयर है, ये जो इवनिंग का एटमॉस्फेयर है, देयर इज़ अ सोलम स्टिलनेस, वहाँ पर एक सीरियस कह सकते हैं, एक शांति है, ठीक है। मीन्स द एयर इज़ फुल ऑफ साइलेंस एंड सोलमनिटी। मीन्स एटमॉस्फेयर जो है उसमें एक साइलेंस है, ठीक है, सोलमनेस है। सेव वह द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट। सेव का मतलब है यहाँ पर एक्सेप्ट, ठीक है, बजाय इसके, सिवाय इसके कि वह द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट। मीन्स चारों तरफ ये जो एटमॉस्फेयर है वो चारों तरफ एकदम शांति है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, किसी की अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो वो किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बीटल्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। ड्रॉनिंग फ्लाइट, ड्रॉनिंग का मतलब होता है एक साउंड कह सकते हैं, हमिंग साउंड, मीन्स भिनभिनाना एक तरह से, ठीक है। तो इस समय चारों तरफ एक तरह से शांति है, यहाँ पर सिर्फ हमें बीटल्स की ड्रॉनिंग फ्लाइट की जो उनका जो हमिंग साउंड है वो सुनाई दे रहा है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स and the only audible sounds are the dull humming sound of the beetle which is flying about in circles, and the tinkling of bells around the necks of sheep who are slowly falling asleep in their distant folds, ठीक है। मीन्स एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। लल का मतलब होता है एक तरह से लोरियाँ सुनाना, ठीक है। तो ये जो बीटल्स की जो आवाज़ है, ठीक है, ये सारी आवाज़, और दूसरी आवाज़ हमें कौन सी सुनाई दे रही है यहाँ पर कि जो शीप हैं, ठीक है, जो कहाँ पर है इस समय, डिस्टेंट फोल्ड्स में, मतलब दूर कहीं किसी फार्म हाउस में है कह सकते हैं, दूर किसी जगह पर है, वो कोई एनक्लोज़र में है, ठीक है, शीप जो है वो। तो उनकी जो टिंकलिंग्स है, मतलब उनके गले में जो घंटी बजी हुई है उसकी आवाज़ आ रही है। तो चारों तरफ एक तरह से शांति है, यहाँ पर सिर्फ बीटल्स की और टिंकलिंग्स की, ड्राउजी टिंकलिंग्स की आवाज़ें हमें डिस्टेंट फोल्ड्स से सुनाई दे रही है। Save that from yonder ivy mantled tower, the moping owl dust to the moon complain of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary wren। और कौन सी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, पोइट जो है उसको और कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है, सेव। फिर से सेव का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल्ड टावर, तो वहाँ पर सामने, योंडर का मतलब होता है सामने, तो वहाँ पर सामने एक आईवी मेंटल्ड टावर है, ठीक है। मीन्स एक चर्च टावर है, ठीक है। मेंटल्ड का मतलब होता है कवर्ड, जो आईवी से कवर्ड है। सो अनदर साउंड दैट कैन बी हर्ड इज़ द ओकेजनल हूटिंग ऑफ द glooming and lonely owl which आई एम सॉरी नेक्स्ट स्टेज जहाँ पे पहुँच गए थे। सो Save that from yonder ivy mantled tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary wren, ठीक है। सो और किसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, सामने जो आईवी मेंटल्ड तो टावर है, ठीक है, जो चर्च टावर है सामने की तरफ, वहाँ पर द मोपिंग ओवल डस्ट टू द मून कंप्लेन, ऐसा लग रहा है कि एक ओवल है, ठीक है, एक उल्लू है, एंड इट इज़ मोपिंग, इट इज़ मेलनकलिक, ठीक है, वो उदास है। डस्ट टू द मून कंप्लेन, और ऐसा लग रहा है जैसे वो मून से क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। ऑफ सच एज वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बोवर, कि जो मून है, ठीक है, वो उसके सीक्रेट बोवर में, सीक्रेट बोवर का मतलब कह सकते हैं हर सीक्रेट लिविंग प्लेस, ठीक है, जो सीक्रेटली वहाँ पर रहता है, कहाँ पर रहता है, टावर में रहता है। मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटेरी रेन, तो जो चांद की जो रोशनी है,
ठीक है, वो कहाँ आ रही है, उसके सीक्रेट बोवर में आ रही है। ठीक है, उसका जो सीक्रेट लिविंग प्लेस है वहाँ पर आ रही है। और सीक्रेट लिविंग प्लेस कौन सा है उसका, दैट आईवी मेंटल्ड टावर। तो ऐसा लग रहा है कि ओवल जो है वो उससे क्या कर रहा है, मून से कंप्लेन कर रहा है कि वो मून जो है ही इज़ इट इज़ अटैकिंग हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, कि उसका जो एंशियंट जो सॉलिटरी रेन है, सॉलिटरी का मतलब शांत, एक तरह से जहाँ पर वो इतने सालों से शांति से रह रहा है, वो उस जगह पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है, मीन्स अनदर साउंड दैट कैन बी हर्ड इज द ओकेजनल हूटिंग ऑफ द ग्लूमी एंड लोनली ओल विच क्राइज वेन एवर इट इज डिस्टर्ब्ड बाई सम अनफ्रेंडली क्रिएचर एज इफ द ओल वर कंप्लेनिंग टू द मून अबाउट undue interference with its privacy in the church tower where it has always been an undisputed monarch। मीन्स वही कि जो मून जो है वो उसकी लाइट से या फिर और दूसरी जो वॉइसेस है वहाँ पर उन सब से ओवल जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब्ड फील कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ओवल जो है वो एक तरह से क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है बीनी नेक्स्ट स्टेंजा है beneath those rugged elms that you'd reach shade where heaves the turf in many a mouldering heap each in his narrow cell forever let the rude forefathers of the hamlet sleep। means beneath those rugged elms means tree, that yew trees shade, so under the elm trees with their rough trunks and in the shadow of the huge yew tree in the churchyard are many grass covered graves containing the bodies of the rustic ancestors of this village। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यू ट्रीज शेड है, ठीक है, ये जो एल्म ट्रीज़ हैं, यहाँ पर इन पेड़ों के नीचे ये जो रस्टिक पीपल है, ठीक है, ये जो पेड़ है वो कहाँ पर है, चर्च यार्ड में है, जहाँ पर इस समय कोई जो खड़ा हुआ है। सो देयर आर मैनी ग्रेव्स दैट आर ग्रास कवर्ड, ठीक है, बहुत सारी ग्रेव्स हैं दैट आर कंटेनिंग द बॉडीज़ ऑफ द रस्टिक एंसेस्टर्स ऑफ दिस विलेज, जहाँ पर इस गांव के जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों की ग्रेव्स हैं। ठीक है, और उन ग्रेव्स के ऊपर क्या उगाई है, अब घास उगाई है। ठीक है, दीज ग्रेव्स आर नाउ ग्रास कवर्ड। So beneath those rugged elms that yew trees shade where heaves the turf का मतलब होता है घास। ठीक है, in many a mouldering heap, और वहाँ पर एक तरह से ढेर लग गया है घास का। each in his narrow cell का मतलब है यहाँ पर ग्रेव, ठीक है, कब्र जो होती है। ईच इन हिज नैरो सेल, ईच जो वर्ड यूज़ किया है वो यहाँ पर जो विलेजर्स हैं उनके एंसेस्टर्स के लिए यूज़ किया है, वो आर नाउ डेड, ठीक है, जो अब मर चुके हैं। सो ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड एंड दीज विलेजर्स दीज एंसेस्टर्स आर नाउ आर काम। ठीक है, मीन्स वो एकदम से शांत हो गए हैं। फॉर एवर लेट का मतलब है यहाँ पर काम, मीन्स दे आर नाउ डेड। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। सो ईच डेड मैन लाइज इन हिज नैरो ग्रेव इन एटर्नल स्लीप, हिज बॉडी टर्न टू डस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोन, द swallow twittering from the straw built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lovely bed। So the breezy call of incense breathing moon, incense breathing का मतलब है smell of flowers, and this swallow twittering from the straw built shed means neither the call of the morning breeze that is laden with sweet smells। ठीक है, मॉर्निंग ब्रीज दैट इज़ laden with sweet smells, तो सुबह के समय में जो हवा है, ठीक है, जिसमें हमें एक तरह से एक स्वीट एक फ्रेगरेंस देखने को मिलती है, एक स्मेल को हम महसूस कर सकते हैं। सो नीदर द कॉल ऑफ द मॉर्निंग ब्रीज दैट इज़ laden with sweet smells नॉर द ट्विटरिंग ऑफ अ swallow फ्रॉम द mudded straw shed, ठीक है, नॉर द लाउड एंड shrill crowing of the
cock serving as a bugle, nor the echoing horn of the huntsman will ever awaken these dead men from their humble graves. Means there is not a single voice in this word that that is able to awaken these dead men from their humble graves. ठीक है, तो ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं है यहाँ पर, इस वर्ड में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं है, ना ही तो वो मॉर्निंग ब्रीज है, ठीक है, ना ही स्वेलोज़ की ट्विटरिंग की वॉइस है, ठीक है, ना ही कॉक की क्रोइंग है, ठीक है, और ना ही हंट्समैन की जो इकोइंग हॉर्न है, कोई भी आवाज़, ठीक है, कोई भी आवाज़ एबल नहीं है कि वो इन डेड मैन जो है, ये जो एंसेस्टर्स हैं उनको उनकी जो हम्बल ग्रेव्स है उससे जगा सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care, no children run to list their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share। सो फॉर देम जो वर्ड यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? फॉर देम मीन्स हियर दीज एंसेस्टर्स, दीज रस्टिक एंसेस्टर्स ऑफ द विलेजर्स। सो फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हियर द शैल बर्न। ठीक है, ब्लेजिंग का मतलब होता है बर्निंग ब्राइटली। सो फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हियर द शैल बर्न, और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर। प्लाई का मतलब होता है एक तरह से हाउस होल्ड वर्क्स कह सकते हैं। ठीक है, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प। लिस्प का मतलब होता है चाइल्डिशली स्पीक। ठीक है, मतलब बच्चों की तरह से एक तरह से तुतला कर बोलना। So for them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care, no children run to lisp their sire's return। So lisp मतलब speak childishly, and sire का मतलब है यहाँ पर father, और climb his knees the envied kiss to share means they will no more warm themselves before the bright fire burning in the fireplaces in their homes। For them no more the blazing hearth shall burn। hearth का मतलब है यहाँ पर एक तरह से घर में जो सर्दी से बचने के लिए जो हम आग जलाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के लिए अब इस तरह से उनको वार्म करने के लिए, ठीक है, उनको ठंड से बचाने के लिए इस तरह से कोई भी आग नहीं जलाई जाएगी एक तरह से। और नो हाउसवाइफ्स विल बी बिजी इन देयर इवनिंग ड्यूटीज़ टू मेक देम कंफर्टेबल एंड टू अटेंड टू देयर नीड्स। दे विल नो लॉन्गर रिटर्न होम टू बी ग्रीटेड बाय देयर चिल्ड्रन स्पीकिंग इन एन इम्परफेक्ट एंड चाइल्डिश मैनर। ठीक है, ना ही उनकी जो वाइफ्स हैं, ठीक है, वो उनकी केयर कर पाएंगी। ठीक है, और ना ही उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनको ग्रीट करेंगे, उनका वेलकम करेंगे शाम को घर आने पर एक चाइल्डिश मैनर में। एंड नो मोर विल देयर चिल्ड्रन क्लाइम टू देयर नीज एंड कम्पीट विद वन अनादर इन रिसीविंग द पैटर्नल किस। ठीक है, क्यों ये सब क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑल दीज पीपल आर नाउ डेड। क्यों? क्योंकि वो अब मर चुके हैं। ठीक है, और वो कहाँ पर है इस समय? अपनी हम्बल ग्रेव्स में है। ठीक है, oft did the harvest to their sickle heed, their furrow oft the stubborn glebe has broke, how jocund did they drive their team afield, how woved the woods beneath their sturdy stroke। oft का मतलब है यहाँ पर often। oft did the harvest to their sickle yield, yield का मतलब होता है एक तरह से हिंदी में हम कह सकते हैं पैदा करना। ठीक है, their furrow oft the stubborn glebe, स्टबन का मतलब होता है हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, हार्ड एक तरह से। ग्लीब का मतलब है यहाँ पर अर्थ। ठीक है, एंड जोकंड का मतलब होता है मैरी, हैप्पी। एंड टीम जो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर वो टीम का मतलब यहाँ पर एनिमल्स की टीम से लिया गया है। ठीक है, जो जिनको हम खेत में यूज़ करते हैं एक तरह से। एंड स्टडी का मतलब होता है पावरफुल। ठीक है, सो
Often did these men reap the harvest with their sickles, ठीक है, सिकल्स का यूज़ करते हैं, सिकल्स मीन्स टूल्स, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, ये जो विलेजर्स हैं, वो अपनी जो हार्वेस्ट है, ठीक है, उसको काटने के लिए सिकल्स का यूज़ करते हैं। एंड often did the extremely hard soil yield to their plough with which they furrowed the earth. And how cheerful they used to drive to the fields, their teams of horses or oxen harnessed together. How they used to cut down the trees with powerful blows from their axes. सो ये एक तरह से सीन बताया गया है कि किस तरह से ये जो विलेजर्स थे, ये जो रस्टिक पीपल थे, वो किस तरह से खुश रहा करते थे। कब खुश रहा करते थे? जब वो अपने खेतों में काम करते थे, जब वो फसल पैदा करते थे, ठीक है, उसको काटते थे, ठीक है, जब अपने वो एनिमल्स का अपने जो भी एनिमल्स थे उनका जब खेत में यूज़ करते थे, ठीक है, तो वो उन सबसे कितना ज़्यादा खुश रहा करते थे, ठीक है। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor, ठीक है। this is one of the important stanza. सो लेट नॉट एम्बिशन, यहाँ पर एम्बिशन जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एम्बिशियस पीपल के लिए यूज़ किया गया है, महत्वाकांक्षी जो लोग हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। सो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूज़फुल टॉयल, टॉयल का मतलब है यहाँ पर हार्ड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्बिशियस पीपल हैं, ठीक है, जो कि ये रस्टिक पीपल नहीं है, सो ये जो एम्बिशियस लोग हैं वो उनके ये जो रस्टिक विलेजर्स जो हैं, ठीक है, ये जो रस्टिक फोक है, ये जो ग्रामीण लोग हैं, इनके जो यूज़फुल टॉयल है, इनका जो यूज़फुल हार्ड वर्क है, ठीक, कौन सा हार्ड वर्क? जो भी ये खेतों में काम करते थे, जो भी ये फसल पैदा करते थे और जो भी ये इन गाँव में काम करते थे, वो जो उनका हार्ड वर्क है उसका मजाक ना उड़ाएं। कौन? ये एम्बिशियस पीपल, ठीक है, ये जो पैसे वाले जो लोग हैं वो उन लोगों के काम का मजाक ना बनाएं। सो लेट नॉट एम्बिशियस पर्सनस बी लिटिल द यूज़फुल लेबर्स ऑफ दीज मैन, ऐसा ना हो कि ये जो एम्बिशियस पर्सनस हैं, ये जो एम्बिशियस पीपल हैं, वो इन लोगों के लेबर को, इन लोगों के काम को क्या समझे? कम समझे, ठीक है। देयर होमली जॉयज़ एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, होमली जॉयज़ का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि उनकी जो छोटी छोटी खुशियाँ थी, ठीक है, मीन्स इससे पहले वाले स्टेंजा में बताया गया है ना कि वो जिस तरह से फसल को काटते थे, जिस तरह से फसल को बोते थे, जिस तरह से वो उसकी कटाई करते थे, ठीक है, और जो भी उनके जो खेतों में वो जो भी काम करते थे, उन कामों को करके वो जो भी खुश रहते थे, ठीक है, वो घर आने पर उनके जो बच्चे जब उनसे मिलते थे, तो ये सारे उनके होमली जॉयज़ हैं, ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि ये सिंपल प्लेजर्स हैं, ठीक है। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर मीन्स देयर अननोन एक्सिस्टेंस, ठीक है, ये जो लोग थे वो एक तरह से इनका जो एक्सिस्टेंस था, ठीक है, वो एक तरह से क्या था? अननोन था, मीन्स लोग इनके जो काम थे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो काम था, इनका जो हार्ड वर्क था, जो भी ये काम करते थे उसको वो पहचान नहीं मिली, इनकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, इनका जो एक्सिस्टेंस है वो कैसा रहा? एक तरह से अननोन रहा, ठीक है। तो पोइट कह रहे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूज़फुल टॉयल, देयर होमली जॉयज़ एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, कि जो ये एम्बिशियस लोग हैं, ठीक है, ये इनके जो यूज़फुल लेबर्स है उसका मजाक ना उड़ाएं और ना ही उनके सिंपल प्लेजर्स का मजाक बनाएं और ना ही उनके उस अननोन एक्सिस्टेंस का मजाक बनाएं। नोर ग्रीन्स हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। नॉर ग्रेंजर, ग्रेंजर का मतलब है यहाँ पर ये जो ग्रैंड पीपल जो हैं, ठीक है, जो अपने आप को क्या समझते हैं? बड़ा मानते हैं, ठीक है, महान मानते हैं एक तरह से। सो नॉर ग्रेंजर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल का मतलब होता है स्कॉर्नफुल कह सकते हैं, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक तिरस्कार की भावना के साथ में एक अपन अनप्लीजेंट स्माइल कह सकते हैं, ठीक है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, एनल्स का मतलब होता है एक तरह से हिस्ट्री कह सकते हैं, क्रॉनिकल कह सकते हैं। तो ये जो महान जो लोग हैं
ये जो दूसरे लोग हैं, ये जो एम्बिशियस लोग हैं, वो इन लोगों की एनल्स के बारे में, ये जो पुअर विलेजर्स हैं, ठीक है, ये जो रस्टिक पीपल हैं, इनकी जब हिस्ट्री सुने, ठीक है, इनके बारे में जब सुने, तो उनके चेहरे पर एक डिस्डेनफुल स्माइल ना हो, ठीक है, एक तिरस्कार की भावना ना हो, ठीक है, ये उनके काम को छोटा ना समझे। लेट नॉट द ग्रेट पीपल लिसन टू द ब्रीफ एंड हम्बल स्टोरी ऑफ दीज पुअर मैन्स लाइव्स विद अ स्कॉर्नफुल स्माइल, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि ये जो एम्बिशियस पीपल है, ये जो ग्रेंजर जो पीपल हैं, ठीक है, जो अपने आप को ग्रैंड मानते हैं, ये इनके यूज़फुल टॉयल का मजाक बनाए, इनके होमली जॉयस का मजाक बनाए, ठीक है, और उनकी डेस्टिनी का मजाक बनाए एक तरह से, और एक घृणा की भावना के साथ में इनकी जो एनल्स है, इनकी जो ये सिंपल हिस्ट्री है, उसको सुने। तो ऐसा ना हो, ठीक है। सो पोएम जो है वो थोड़ी हमारी लंबी है, इलेजी, तो अभी हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी हम आज के लिए इतने ही स्टेंजास लेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बाकी की जो पोएम है उसको पढ़ेंगे। तो एक तरह से हम इसको अगर शॉर्ट में, अभी तक हमने जो स्टेंजास पढ़े हैं उनकी बात करें, तो जो फर्स्ट स्टेंजास हैं 1 से 3 तक, फर्स्ट टू थर्ड स्टेंजा, इसमें एक एटमॉस्फेयर बताया गया है। कौन सा एटमॉस्फेयर बताया गया है? इवनिंग एटमॉस्फेयर बताया गया, शाम का टाइम है। सो इन द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ द इलेजी द पोइट बिल्ड्स अप एन एटमॉस्फेयर ऑफ इवनिंग, ठीक है। हम कौन सा एटमॉस्फेयर देखते हैं? शाम का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड स्टेंजा में, ठीक है। द कर्फ्यू स्टॉलिंग, द हर्ड इज सीन स्लोवली वाइंडिंग ओवर द ली, द प्लफ मैन इज रिटर्निंग होमवर्ड्स टायर्ड ऑफ हिज डेज वर्क, the landscape is fading in the deepening darkness, and the only sounds that break the stillness of this hour are the droning of the beater, the tinkling of bells from distant folds, and the occasional cry of the owl. Every line in the first 3 stanzas contributes to the building up of the atmosphere of evening, an atmosphere which is most appropriate to the reflections that follow, ठीक है। और अगले जो स्टेंजाज है उसमें एक तरह से पोइट जो हैं वो डेथ की बात करते हैं, ठीक है। डेथ दैट इज़ इनएविटेबल फॉर ऑल द पीपल, ठीक है। हम सबके लिए सबको आनी ही है, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, और बाकी जो हमारा स्टेंजा है वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द पोएम इन आवर नेक्स्ट वीडियो।